हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनको हमने 4 भागों में विभाजित किया था। ईथर के एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, ईथर के ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रियाएं, ये कल देख ली थी। तीसरा भाग है कार्बन ऑक्सीजन बंध के विखंडन के कारण अभिक्रियाएं। हम जिस ईथर की बात कर रहे हैं वो है डाई एथिल ईथर, मुख्य है, इसी का ही अध्ययन हम कर रहे हैं। तो ये है कार्बन ऑक्सीजन बंध, या तो ये है या फिर ये है। इसके विखंडन के कारण जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम देख रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली अभिक्रिया है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HI, HBr, HCl, HF, ये हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, या हैलोजन अम्ल भी इन्हें बोलते हैं। सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन हैलाइड होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसीलिए अभिक्रियाओं में इसी को सबसे पहले आप देखोगे। इसी को ही लेकर हमने एक उदाहरण लिया है। डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन बंध का विखंडन होता है। क्योंकि ये एक सरल ईथर है, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह समान हैं, इसलिए इस CO बंध को यहाँ से तोड़ो या इस CO बंध का विखंडन करो, इससे उत्पाद में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम इस बंध का विखंडन कर रहे हैं तो इसका मतलब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, यानी कि C2H5O- बनता है, और ये क्या बनता है C2H5+। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड बंध का विखंडन होता है तो I- में और H+ में। तो देखिए, इस बंध का विखंडन हुआ तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा HI का हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया C2H5OH, और इसके साथ जुड़ गया I, और ये क्या बन गया C2H5I। यानी कि एल्कोहल और एल्किल हैलाइड दो तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आगे क्या दिया गया है, हाइड्रोजन आयोडाइड आधिक्य में लेने पर अंतिम उत्पाद एथिल आयोडाइड तथा जल प्राप्त होते हैं। यानी कि एल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनने के बाद भी अगर HI इस अभिक्रिया में उपस्थित है आगे भी, तो एल्कोहल उस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है। यानी कि अब ये अभिक्रिया दो पदों में होगी। पहले पद में तो वही होगा, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया HI से करवाई, एल्कोहल और एल्कोहल यहाँ कौन सा बनता है एथेनॉल, और एथिल आयोडाइड बनता है। ये एथेनॉल फिर से HI के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और ये एक नाभिक सन्निह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, ये I जाकर C2H5 से जुड़ जाता है। यानी कि अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, उस विलयन में सिर्फ एथिल आयोडाइड ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इस तरह से पूछी जा सकती है कि बताइए, आपके सामने इस तरह से आ सकती है एग्ज़ाम में, C2H5O C2H5 प्लस HI, और ऐसे I है तो फिर आपको यही दो उत्पाद बनाने हैं, C2H5OH और C2H5I। और अगर इस HI के नीचे ये लिखा हुआ है आधिक्य में, ठीक है, तो इसका मतलब अंतिम उत्पाद के रूप में ये नहीं बनेंगे। अंतिम उत्पाद के रूप में एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, क्या C2H5I ही बनता है। ये ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही उत्पाद बनाना है आपको, यही पूछा जाएगा। अगर आधिक्य में लिखा है तो ये पूछा जाएगा कि मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है या अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को दो पदों में आप समझा सकते हो। ठीक है, यही बताया गया। तो ये थी बात, जब ईथर कैसी हो, सरल ईथर हो, यानी कि दोनों एल्किल समूह समान हो। लेकिन समस्या तब आती है जब ईथर कैसा हो, मिश्रित ईथर हो, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह असमान हों। यानी कि एक प्राथमिक है दूसरा तृतीयक है, या फिर एक प्राथमिक है दूसरा द्वितीयक एल्किल समूह है, तो फिर हम अपनी मर्जी से किसी भी बंध का विघटन नहीं कर सकते। उसके लिए हमने एक रूल बना रखा है कि जब किसी ईथर के एक तरफ तृतीयक एल्किल समूह है और दूसरी तरफ प्राथमिक एल्किल समूह है, तो ऐसे ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं
तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि तृतीयक एल्किल समूह से क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनाना है, और प्राथमिक वाले एल्किल समूह से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। ठीक है, यानी कि एक उदाहरण से समझते हैं। ये कोई ईथर है, जिसका नाम है एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर है। अब हमें देखने में पता चल रहा है, एक तरफ है प्राथमिक एल्किल समूह, दूसरी तरफ है तृतीयक एल्किल समूह, और नियम क्या बना रखा है हमने कि तृतीयक से बनाना है। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, HI से करवा रहे हैं। तो क्या उत्पाद प्राप्त होंगे, तो हमारे नियम के अनुसार तृतीयक का बनेगा एल्किल आयोडाइड और प्राथमिक का बनेगा एल्कोहल। यानी कि ये जो तृतीयक एल्किल है इसको लिख लो, जैसा जुड़ा हुआ था वैसा का वैसा ही। तृतीयक ब्यूटिल है तो तृतीयक ब्यूटिल को अलग लिख लो, और इससे क्या बना दो, इसके साथ क्या जोड़ दो, आई जोड़ दो, क्योंकि HI के साथ अभिक्रिया करवा, HBr के साथ करवाएंगे तो Br जोड़ना पड़ेगा, HI के साथ करवा रहे हैं तो आई जोड़ दी। तो एक उत्पाद तो ये प्राप्त हो गया एल्किल आयोडाइड, और प्राथमिक से क्या बनाना है, एल्कोहल। प्राथमिक एल्किल समूह कौन सा है, एथिल है, तो इसके आगे क्या जोड़ दो, OH, दूसरा उत्पाद ये प्राप्त हो गया। ठीक है ना, ये मैं बता रहा था। यानी कि इस बंध का यहाँ से विघटन होगा, इसका नहीं होगा, इसलिए कह रहा था अपनी मर्जी से किसी भी बंध का विघटन नहीं करवा सकते आप। अब इसी बंध का विघटन होगा, इस बंध का विघटन होगा तो HI का H ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये I इस कार्बन से जुड़ जाएगा, है ना। दूसरी बात यह है, यदि ऑक्सीजन से एक तरफ द्वितीयक एल्किल समूह जुड़ा है और दूसरी तरफ प्राथमिक एल्किल समूह जुड़ा है, और उसकी अभिक्रिया हम HI के साथ करवा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि द्वितीयक एल्किल समूह से बनाना है एल्कोहल, उल्टा है, और प्राथमिक से बनाना है एल्किल आयोडाइड, इससे उल्टा है। यहाँ पर द्वितीयक का बनाना है एल्कोहल और प्राथमिक का बनाना है एल्किल आयोडाइड। उदाहरण लेते हैं, ये हमने एक ईथर लिया, चलो वही ले लेते हैं। यह है एथिल आइसोप्रोपिल ईथर है, एक तरफ है ये प्राथमिक और एक तरफ है ये द्वितीयक, ये है प्राथमिक और ये है द्वितीयक। तो द्वितीयक का क्या बनाना है, एल्कोहल, तो द्वितीयक कौन सा एल्किल है, आइसोप्रोपिल है, इसको ऐसे कैसे लिखो, और इसके साथ क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो। इसकी अभिक्रिया जब HI के साथ करवाई तो एक तो उत्पाद ये प्राप्त होता है, और प्राथमिक का क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है, यानी कि CH3CH2 के आगे क्या जोड़ दो, I जोड़ दो। तो ये दो उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि देखने पर पता चलता है कि इन दोनों बंध में से कौन से बंध का विखंडन होगा, इस बंध का विखंडन होगा, क्योंकि इस द्वितीयक के साथ O को जाना है, O तभी जाएगा जब इस बंध का विखंडन होगा। इसका कर दोगे तो O इसके साथ चला जाएगा, इस बंध का विखंडन होगा तो O इसके साथ जाएगा, O इसके साथ जाएगा, तभी ये एल्कोहल में बदल पाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड। और तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसा ईथर जिसमें दोनों तरफ ही प्राथमिक एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मिश्रित ईथर है, दोनों तरफ प्राथमिक हैं, लेकिन एक तरफ वाला प्राथमिक जो एल्किल समूह है वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाला है, और दूसरी तरफ वाला छोटी कार्बन श्रृंखला वाला है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ वाला लंबी कार्बन श्रृंखला वाला है या फिर शाखित श्रृंखला वाला है। तो लंबी कार्बन या शाखित श्रृंखला वाले का क्या बनाना है, एल्कोहल, इसका क्या बनाना है, एल्कोहल, और दूसरा क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड बनेगा, है ना। उदाहरण लेते हैं, ये देखिए आइसोब्यूटिल और ये प्रोपिल ले लेते हैं।
अब ये जो कार्बन है ये भी 1 डिग्री है और ये कार्बन भी 1 डिग्री है, यानी कि ये भी प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक एल्किल समूह है, ये भी प्राथमिक एल्किल समूह है, दोनों ही प्राथमिक है। लेकिन इसमें ये एल्किल समूह लंबी श्रृंखला का या ज़्यादा कार्बन का है, ठीक है ना। लंबी श्रृंखला से यहाँ मतलब है कि ज़्यादा कार्बन का है, बड़ा एल्किल समूह है, प्राथमिक होने के बाद भी बड़ा है। तो इसका क्या बनेगा, एल्कोहल, यानी कि ये इस बंध का विघटन होगा। इसका एल्कोहल बनाना है तो ऑक्सीजन इसके साथ जाना जरूरी है, तो इस बंध का विघटन होगा और HI के साथ जब अभिक्रिया होगी इसकी तो H इसके साथ चला जाएगा और दूसरे के साथ क्या चला जाएगा, I चला जाएगा। तो ये 3 नियम थे, ये ध्यान रखना है आपको। कौन कौन से, तृतीयक और प्राथमिक एल्किल समूह जुड़े हैं तो तृतीयक का क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड, और प्राथमिक का एल्कोहल। द्वितीयक और प्राथमिक जुड़े हैं तो द्वितीयक का एल्कोहल और प्राथमिक का आयोडाइड बनाना है। और दोनों ही प्राथमिक हैं तो ज़्यादा कार्बन वाले एल्किल का क्या बनाना है, एल्कोहल, और कम कार्बन या छोटी श्रृंखला वाले का क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है। ये नियम ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जल अपघटन। जब ईथर की तनु H2SO4 के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं, जब ईथर को तनु H2SO4 के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो एथेनॉल प्राप्त होता है, यानी कि इसका जल अपघटन होगा। तो जल अपघटन होगा, डाईएथिल ईथर है तो किसी भी बंध का जल अपघटन कर दो, H की तरफ जाएगा O की तरफ जाएगा H और C2H5 की तरफ जाएगा OH। तो ये भी क्या बना, C2H5OH, और ये भी क्या बना, C2H5OH। इसलिए दो अणु किसके बन जाते हैं, एथेनॉल के बन जाते हैं। इसके बाद है अपचयन। अपचयन मुख्य रूप से इसमें एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कारण दो तरह से अपचयन होता है। एक तो द्रव अमोनिया में सोडियम धातु के द्वारा अपचयन होता है और दूसरा लाल फास्फोरस और HI के मिश्रण के साथ अपचयन होता है। इन दोनों के साथ अपचयन करवाते हैं किसका, अपचयन एक ही पदार्थ का करवा रहे हैं, डाईएथिल ईथर का, लेकिन बनने वाले उत्पाद अलग अलग हैं। जब द्रव अमोनिया में सोडियम के द्वारा अपचयन होता है तो आंशिक ही अपचयन होता है। आंशिक अपचयन का मतलब है इन दोनों में से एक ही बंध का अपचयन होता है। इस बंध का अपचयन हुआ तो इसको H मिला और इसको H मिला, तो देखिए ये क्या बन गया, CH3CH2OH, इसको H मिला और इसको H मिला, तो ये क्या बन गया, एथेनॉल, और ये क्या बन जाएगा, एथेन। कैसे, इसको H मिलता है तो ये CH3 हो जाएगा और एक CH3 ये है ही, तो देखिए क्या बना, एक तो ये बना CH3 ये बन टूट गया और इसको H मिला तो ये क्या बन गया, CH3CH2OH। लेकिन जब लाल फास्फोरस और HI के साथ अपचयन होता है तो इन दोनों ही बंध का अपचयन होता है, यानी कि इसको भी H मिलेगा, इसको भी H मिलेगा। इधर इस बंध का अपचयन होगा तो एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, तो ये बदल जाएगा C2H6 में, ये भी C2H6 में बदल जाएगा। ये इसको 2 हाइड्रोजन मिल गए दोनों बंधों के अपचयन से, तो ये बन जाएगा जल का अणु। ठीक है, तो फास्फोरस और HI के द्वारा अपचयन करवाने पर एथेन प्राप्त होता है, जबकि लाल द्रव अमोनिया में सोडियम के द्वारा अपचयन कराने पर एथेन और एथेनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया जब होती है तो एस्टर का निर्माण होता है। इसमें आप अच्छे से जानते हो कि इस बंध का अपघटन होगा, यहाँ से किसी भी बंध का अपघटन करवा दो, ये Cl- और ये C+ में बदलेगा, ये O- और ये प्लस में बदलेगा, तो O- से ये C+ आकर जुड़ेगा, इस C2H5O- से ये CH3CO+ आकर जुड़ा तो एस्टर का निर्माण हुआ, और ये Cl- जाकर जुड़ गया किसके साथ, इस C2H5 के साथ, तो क्या बना, एथिल क्लोराइड बना। ऐसी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें किसी भी बंध का कट लगा दो, अपघटन करवा दो, मान लिया इस बंध का अपघटन करवाया तो ये O- और C+ में टूटा, तो ये O- ये C+ में टूटता है तो ये इसके O- के साथ जुड़ेगा C+, और इसके O- के साथ जुड़ेगा C2H5, ये C+ आकर जुड़ेगा। तो देखिए CH3CO OC2H5 एक तो उत्पाद बना एस्टर, और दूसरा देखो CH3COO C2H5 दूसरा उत्पाद भी यही प्राप्त होता है, इसलिए हमने लिख दिया 2।
एक जैसे ही दो अणु प्राप्त हुए, इसलिए 2 लिख दिया। इसके आगे कौन से अणु है? ये एथिल एसीटेट के। ये तो सिंपल सी अभिक्रियाएं, हम कई बार ये अभिक्रियाएं कर चुके हैं। कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी हैं। चौथी जो कैटेगरी हमने डिवाइड करी थी ईथर के रासायनिक गुणों में, कुछ अन्य अभिक्रियाएं इसमें जो बच गई हैं, जैसे निर्जलीकरण है। निर्जलीकरण डाई एथिल ईथर की वाष्प को एल्यूमिना पर 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर जल का अणु निकल जाता है और एथीन बनती है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों ही बंध टूटते हैं और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये तो अल्फा कार्बन हो गया, ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है दोनों के से। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ये बंध टूट गए, दोनों कार्बनों की संयोजकता खाली हुई और दोनों कार्बनों ने आपस में एक बंध बना लिया। ऐसा ही यहाँ होता है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बंध में विघटन होता है तो इस कार्बन की संयोजकता खाली हुई और यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये कार्बन इसके साथ एक बंध और बना लेता है, यानी कि एथीन के 2 अणु बनते हैं और वो दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेते हैं? H2O। किसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है? एल्यूमिना Al2O3 और उच्च ताप की उपस्थिति में यहाँ से निर्जलीकरण होता है, यानी कि जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। अगली है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है डाई एथिल ईथर की। किसकी उपस्थिति में? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है तो एस्टर का निर्माण होता है। इसमें यही ध्यान रखना है आपको, इसकी मैकेनिज्म नहीं देखनी है, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अभिक्रिया, जब कोई अभिक्रिया एक ही बार आई है पार्ट में तो वो तो उसको तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही दिमाग में अटक जाती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एक ही बार आई है और हमें करना क्या है? सिर्फ इस CO को इस बंध के बीच में घुसा देना है। ये डाई एथिल ईथर है, आपने क्या किया? इस कार्बन और ऑक्सीजन के बंध को तोड़कर बीच में CO को घुसा दिया और क्या बन गया? एस्टर बन गया। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध था यहाँ पर, वहाँ पर बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड को घुसा दिया, ये आपका उत्पाद प्राप्त हो गया। कोई रटने की जरूरत नहीं है उत्पाद को, बस थोड़ा सा ट्रिक से याद करने की जरूरत है कि उस CO को हमने किसी भी एक बंध के बीच में घुसा दिया। यहाँ घुसाओगे तो भी यही उत्पाद प्राप्त होगा। अगली अभिक्रिया दहन। कार्बनिक यौगिकों का दहन होता है तो आपको पता है क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। बस संतुलित करना सीख लीजिए अभिक्रिया को, कितने CO2 बनेंगे, कितने H2O बनेंगे। और संतुलित ना भी करो और सिर्फ अभिकारक और उत्पाद लिख दो तो भी अभिक्रिया गलत नहीं होती। सामने वाला अगर पूछ लेता है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो 1-2 मिनट आपको लगेंगी, लेकिन आप इसको आसानी से संतुलित कर दोगे। अंतिम टॉपिक है इस पार्ट का डाई एथिल ईथर के उपयोग। ईथर को कार्बनिक विलायकों में उपयोग करते हैं। कई जगह आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में भी, 12वीं क्लास में भी, कि ये विलायक के रूप में काम में आता है। प्रशीतक के रूप में CO2 के साथ मिलाया जाता है। जब CO2 के साथ इसको मिला दिया जाता है तो बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाता है, 193 केल्विन के करीब टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि ये प्रशीतक का काम करता है CO2 के साथ मिलकर। ये इसमें इम्पोर्टेंट है उपयोग। एल्कोहल तथा ईथर का मिश्रण नेटेलाइट नाम से पेट्रोल के स्थान पर उपयोग किया जाता है। ये हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया था जब हम पावर एल्कोहल और नेटेलाइट की तुलना कर रहे थे, तो मैंने वहाँ आपको ये समझा दिया था। ईथर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं में आए हुए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर की क्रिया Cl2 से करवाने पर क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया Cl2 से करवाएंगे तो सभी हाइड्रोजन Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे और पर क्लोरो डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। ये अभिक्रिया अभी अभी देखी थी, इसको लैंग्वेज में देकर क्वेश्चन पूछ लिया। डाई एथिल ईथर की वाष्प को 693 केल्विन पर एल्यूमिना पर से प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो निर्जलीकरण होता है और एथीन का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया अभी अभी देखी थी हमने, यहाँ पर ये रही। डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम लिखिए, ये आपको बताना है। अभिक्रिया को पूरा कीजिए।
तृतीयक और प्राथमिक है, तो तृतीयक से क्या बनेगा एल्किल हैलाइड और प्राथमिक से क्या बनेगा एल्कोहल। ये 2016 में आया था। इनके IUPAC नाम लिखने हैं। और अंतिम प्रश्न है ऑक्सीजन की संकरण अवस्था बताइए। इस ऑक्सीजन की संकरण अवस्था क्या होती है sp3 होती है। तो ये थी 11 के पार्ट से संबंधित सारे वीडियोज बन चुके हैं। आप इन सब को अच्छे से देखना, इस पार्ट को अच्छे से तैयार करना। कल से हम शुरू करेंगे 12 के पार्ट के वीडियोज।